नमस्कार दोस्तों। 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा जिले में ज्योतिबा फूले का जन्म एक माली परिवार में हुआ था। माली कम्युनिटी हमारे वर्ल्ड सिस्टम के अंदर शूद्र में आती है और पिछड़ा परिवार होने की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे एजुकेशन को, जिसकी वजह से ज्योतिबा फूले को केवल बेसिक शिक्षा ही मिली, जैसे रीडिंग और राइटिंग। इसके बाद उन्हें भी स्कूल से निकाल लिया गया और बाकी लोगों की तरह वो भी अपने परिवार के साथ काम में लग गए। लेकिन उन्हीं के कम्युनिटी के एक व्यक्ति को ज्योतिबा फूले के अंदर पढ़ने लिखने की टैलेंट को दिखा, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उनके पिता गोविंद राव से ज्योतिबा फूले को पढ़ाने के लिए कहा, जिसके बाद ज्योतिबा फूले का एडमिशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में हुआ। 1847 तक ज्योतिबा फूले ने अपनी इंग्लिश की पढ़ाई को पूरा कर लिया। उस समय के रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी महज 13 वर्ष की उम्र में ही सावित्री बाई से हो गई थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही उनकी इंग्लिश की पढ़ाई खत्म हुई, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका ध्यान समाज में बढ़ती जाति प्रथा पर गई। दरअसल 1848 में ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए। वहां पर उनके ब्राह्मण मित्र के माता पिता उनकी कास्ट को लेकर उनको अपमानित किए। शादी में इस घटित घटना के बाद ज्योतिबा को यह आभास हो चुका था कि जाति प्रथा और महिलाओं का शोषण हमारे समाज में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और ज्योतिबा फूले इस बात को जान चुके थे कि अगर हमें इन सब चीज़ों से निपटना है तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना होगा। छोटी कास्ट जैसे शूद्र और महिलाओं को पढ़ाना होगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले ज्योतिबा ने अपनी पत्नी से किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया और लिखाया, और तब दोनों पति पत्नी मिलकर पुणे में एक गर्ल्स स्कूल चलाए। ये इंडिया की पहली गर्ल्स स्कूल विश्राम बाग वाड़ा, जो कि पुणे में है। अपर कास्ट के कुछ लोगों ने उनके इस एजुकेशन अभियान का विरोध भी किया था कि फैमिली और यहाँ तक कि उनके समुदाय पर भी दबाव बनाया जाने लगा कि वो ये सब बंद कर दें। लेकिन उस दौरान उनके मित्र और उनकी बहन उस्मान शेख और फातिमा शेख, उन दोनों ने ज्योतिबा फूले की हेल्प की थी। उन्हें ना सिर्फ रहने के लिए अपने घर में जगह दी, बल्कि अपने प्रेमिसेज में स्कूल चलाने के लिए भी जगह दी। जिसके बाद महात्मा फूले ने अनटचेबल कास्ट के बच्चों को पढ़ाया और 1852 तक 3 गर्ल्स स्कूल चलने लगे थे, जहां पर 273 लड़कियों ने पढ़ा। लेकिन 1858 तक ये सब भी बंद हो गया। एक हिस्टोरियन ने कहा कि 1857 के विद्रोह के बाद प्राइवेट फंड आने बंद हो गए और सरकार का सपोर्ट भी कम हो गया। 1863 में पुणे में एक भयानक घटना हुई। एक ब्राह्मण महिला काशीबाई जो प्रेग्नेंट थी, और उसने एबॉर्शन का भी प्रयास किया, लेकिन वो एबॉर्शन नहीं कर पाई। और आखिर में जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उस नवजात बच्चे को उसने मारकर कुएं में डाल दिया। और जब ये घटना चर्चा में आई तो उस महिला को सजा दिया गया और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन इस घटना से ज्योतिबा फूले काफी दुखी हुए थे। उन्होंने अपने मित्र सदाशिव और अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ मिलकर बच्चों को बचाने के लिए एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर चलाया, जहां पर विधवा महिलाएं सीक्रेट तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी, और यदि वह चाहे तो अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती थी, या फिर यह सेंटर उस बच्चे का ध्यान रखेगा। यह प्रिवेंशन सेंटर मिड 1880s तक चला। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें पिछड़े, शूद्र और महिलाओं के आवाज को उठाया जाता था। यह समाज कास्ट सिस्टम का विरोध करता था और लोगों में तार्किक सोच लाने का बढ़ावा भी करता था। दीनबंधु न्यूज़पेपर ने इनके व्यूज को लोगों तक पहुंचाने में बहुत सपोर्ट किया था। इस सत्यशोधक समाज में ब्राह्मण, मुस्लिम और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मेंबर्स के रूप में जुड़े थे। सोशल एक्टिविस्ट के अलावा महात्मा फूले एक बिजनेसमैन भी थे। वो अनेक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और सरकार के काम करवाते थे, जैसे कटराज टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। ज्योतिबा फूले इन सब के अलावा पुणे म्यूनिसिपल काउंसिल के कमिश्नर भी रहे थे। आगे चलकर इन्होंने गुलामगिरी, तृतीय रत्न, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जैसी कई किताबें। इनके इस तरह के काम करने की वजह से 1888 में उन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया। अंत में उन्हें एक स्ट्रोक लगा और वो पैरालाइज्ड हो गए, और वर्ष 1890 में इनकी मृत्यु हो गई।